हमारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब हमें कुछ ज्यादा ही शानदार टैलेंट वाले लोग मिल जाएं। तभी एक सदस्य ने शिकायत की, अब तो साधारण लोगों को टारगेट करना भी मुश्किल हो गया है यार। पब्लिक ओपिनियन को दबाना जैसे किसी हाथी को चूहे के बिल में घुसाने जैसा है। लाल बालों वाले ने ठंडे अंदाज में बस इतना कहा, सर्दियां आ रही हैं। फिर एकदम से उंगलियां चटकाई और पूछा, अरे ओए, सप्लाई बॉक्स तैयार हैं कि नहीं? एक अधीनस्थ तुरंत रिपोर्ट मोड में आ गया। बोला, सर हम 500 बॉक्स भेज रहे हैं। इनमें रोजमर्रा की चीजें, गद्दे, बिस्तर, खाना पीना और तरह तरह के फसलों के बीज भरे जाएंगे। साथ में निर्माण का सामान, आरी, हथौड़े, कीलें, सब कुछ। सुरक्षा के लिए 10 ग्लॉक 19 पिस्तौलें भी डाल दी हैं। लाल बालों वाला सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बारूद भी ऐड कर दो। सबके चेहरे देखकर उसने हंसते हुए कहा, लोगों को सिर्फ मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो, वरना ये लोग बारूद भी खा जाएंगे। उसकी ये ठंडी ठंडी क्रूर लॉजिक सुनकर आसपास के सारे आदमी हल्के से कांप गए। रिपोर्टर ने तुरंत जी सर बोल दिया। हालांकि उसके चेहरे पर लिखा था, ये आदमी पागल है क्या। कमांडर ने जल्दबाजी मान ली, लेकिन अपनी जिद पर अटल रहा। पिता के पुराने शब्द याद करके बोला, सही मौका जरूर आएगा, लेकिन हम खुद ही एक जोरदार तूफान खड़ा करके मौका बुला लेंगे। कहीं और सुविधा के गंदे और अंधेरे कोने में एक सुनहरी बालों वाली टीचर ठंडी जमीन पर बैठी हुई थी। सामने एक कटोरी में गाजर का सूप रखा था। वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त, कमजोर और थकी हुई हालत में सूप को घूर रही थी। दिमाग में चल रहा था, ये स्टार्च माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, भाड़ में जाए साइकिल। ये खाना तो बस जिंदा होने का भ्रम देगा। उसकी थकी हुई मुस्कान देखकर लग रहा था जैसे बल्ब जल गया हो, लेकिन बिजली चली गई हो। तभी अचानक एक सफेद बालों वाली छोटी सी लड़की, बड़ी बड़ी सफेद नीली आंखों वाली, उसके पास आ खड़ी हुई। टीचर की आंखें फट गईं। यहाँ बच्ची, उसने लड़की को झपट कर कसकर गले लगा लिया। ब्रेन नाम की वो बच्ची पहले तो घबरा गई, फिर टीचर के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, आप एंजेल नहीं है ना? टीचर ने तुरंत छोड़ दिया। आंखें फैलाकर पूछा, तुम कौन हो बेटा? ब्रेन ने मासूमियत से कहा, मैं ब्रेन हूँ, सफाई करने आई हूँ। दीदी सूप खा लो ना, बिना संतुलित डाइट के तो ग्रोथ ही नहीं होगी। टीचर को अपराध बोध की लहर आई। बोली, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ब्रेन जवाब देने ही वाली थी कि अंधेरे से एक गंजी और भयंकर महिला निकली और ब्रेन के सिर पर एक थप्पड़ जड़ दिया। सलो, काम छोड़ के घूम रही है। टीचर का गुस्सा भड़क उठा। उसने ब्रेन को अपनी तरफ खींचा, लेकिन गंजी महिला ने भी नहीं छोड़ा। टीचर चिल्लाई, अरे कोई बच्ची के साथ ऐसा करता है क्या? ये तो पागलपन है। गंजी महिला ठहाका मारकर बोली, अपने काम से मतलब रखो टीचरनी। गैरी अभी तुम्हारे साथ बहुत प्यार से बर्ताव कर रही है। ब्रेन से उलझोगी तो सिर्फ मुसीबत आएगी, समझी? टीचर का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। वो असहाय नजरों से देखती रही जब गंजी महिला ब्रेन को घसीट कर ले गई। ब्रेन ने छोटा सा हाथ हिलाया, बाय दीदी। टीचर वहाँ अकेली खड़ी रह गई, दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ और दिल भारी। इधर एक शांत कमरे में टांके काटने की क्लिक क्लिक आवाज हो रही थी। हेरॉन वन आर्म का इलाज कर रहे थे। लड़का अब पहले से काफी तरोताजा और स्वस्थ दिख रहा था। डॉक्टर ने गर्व से कहा, देखो एक भी निशान नहीं बचा, सेलुलर लेवल पर रिपेयर किया है। डांते ने हैरानी से पूछा, ये फॉग वाली पावर है क्या? हेरॉन मुस्कुराए और अपनी पावर फोकस दिखाने लगे। वन आर्म पर घूरते ही लड़का हिलने डुलने लगा। डॉक्टर बोले, फोकस करते ही सब कुछ माइक्रोस्कोप जैसा दिखता है। शरीर की हर खामी, हर ताकत साफ दिख जाती है। वन आर्म चीखा, डांते भाई इसे रोको, ये मेरी आत्मा तक देख रहा है। डांते हंस पड़ा, यार ये तो सुपर पावर है, एक्सरे विजन जैसा। मैं भी ऐसी पावर चाहता हूँ। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, हाँ लेकिन साइड इफेक्ट में आंखें जल्दी थक जाती हैं। डांते ने उदासी से कहा, मुझे तो लगता है मैं बिना किसी खास टैलेंट का इंसान हूँ। वन आर्म ने मूड हल्का करने की कोशिश की, तुम चिल्लाने में बहुत अच्छे हो। डांते ने उसे घूरा, चुप कर, एक आर्म। बाद में बात बढ़ी तो पता चला कि वन आर्म फॉगलैंड का मूल निवासी बेबी ऑफ फॉगलैंड है। हेरॉन ने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। डांते को झटका लगा, यानी ये लड़का यहाँ पैदा हुआ है। इस नरक में बच्चा पालना, भगवान भी शर्मा जाए। रात को वन आर्म अकेला बैठा मीठे आलू की बातें कर रहा था। मैं उन्हें दिखाना चाहता था। सामने विशाल गार्गोयल खड़ा था। वो रोते हुए बोला, तूफान रोकने का रास्ता बता दो ना। क्वींस टाउन में गैरी नाम की ताकतवर महिला अपने गिरोह के साथ बैठी थी। जोरदार छींक मारकर बोली, सर्दियां आ रही हैं। फिर सबको डांटते हुए बोली, लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं? जब किसी ने सप्लाई बॉक्स कुंडलिनी को देने की बात की तो गैरी भड़क गई, क्या हम घुटने टेक देंगे? हम जीतेंगे हर हाल में। फिर अचानक मुस्कुराई और टीचर की तरफ इशारा करके बोली, ये वाला बॉक्स मेरी छोटी प्यारी क्यूटी के लिए गिफ्ट है। टीचर शर्म से लाल हो गई। गैरी जोर जोर से हंसती हुई उसकी पीठ थपथपाने लगी। टीचर ने झुंझलाकर कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ और ये लोग ईर्ष्या नहीं, डर के मारे कांप रहे हैं। ब्रेन का नाम आते ही गैरी का चेहरा बदल गया। बाद में पता चला कि ब्रेन यहाँ पैदा हुई है और उसकी माँ गैरी के हाथों मारी गई थी। टीचर का दिमाग फिर से धुंधला हो गया।
गया। दूसरी तरफ डांते ने फैसला कर लिया, इस लड़के को इस नरक में अकेला नहीं छोड़ सकता। वन आर्म के बैग में कचरा, बोतलें, डोरी और एक प्यारा सा मीठा आलू निकला जिस पर जड़ें निकल रही थीं। डांते ने चिल्लाकर कहा, अरे बेटा, तेरा बच्चा आलू पहला कदम चलने लगा है। क्या तू ऐसे पिता बनेगा जो कभी मुड़कर नहीं देखेगा? सॉरी यार, मैंने ज्यादा प्रेशर डाल दिया था। अगली सुबह जब ठंडी हवा में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी, तब वन आर्म जमीन पर सिमट कर सोया हुआ था और बहुत ही दुखी लग रहा था। अचानक दो आदमियों की कर्कश आवाज सुनकर वह चौंक गया जो ठीक उसके ऊपर खड़े थे। वे जमीन पर बने एक एक्स के निशान के पास खड़े थे और गुस्से में पूछ रहे थे कि उसने उनकी जमीन पर सोने की हिम्मत कैसे की। वन आर्म झटके से जागा और पूरी शक्ति से कहा कि वह वहां नहीं था, लेकिन वे पुरुष चिल्लाते रहे कि उन्होंने उसे खुद खर्राटे भरते हुए सुना है। वे दोनों बहुत गुस्से में लग रहे थे और खतरनाक हथियारों से लैस थे। उन्होंने उसे तुरंत वहां से चले जाने का हुक्म दिया क्योंकि वह जगह बहुत बड़ी थी और उनके हिसाब से वह उन्हें परेशान कर रहा था। तभी उनमें से एक आदमी ने नीचे देखा और उसे समझ आ गया कि वे उस एक्स के निशाने के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनमें से एक आदमी जोश में चिल्लाने लगा कि यही वह खास जगह है जहां वे अपना सामान लेते हैं, लेकिन दूसरा आदमी तुरंत हरकत में आया और उसने उसका मुंह दबा दिया। उसने अपने साथी को इतनी जोर से डांटा कि वह एक ऐसी गुप्त जगह के बारे में चिल्लाकर बात कर रहा था जिसके बारे में यहाँ तक कि जॉन के बड़े नेता भी नहीं जानते थे। वे दो आदमी अपनी हरकतों से बिल्कुल बेवकूफ लग रहे थे। वन आर्म ने उन्हें घूरते हुए देखा क्योंकि उन्हें अब इस बात का एहसास हो गया था कि अब जब यह लड़का उनका राज जान गया है तो इसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। वन आर्म ने खुद की ओर इशारा किया और खतरे को महसूस किया, जबकि वे दोनों उसके भविष्य और उसे खत्म करने पर बहस कर रहे थे। तभी अचानक वह अपनी पूरी ताकत समेटकर खड़ा हो गया। उसकी इस अचानक हरकत ने उसके ऊपर खड़े उन लोगों के बीच एक स्पष्ट और गहरा डर पैदा कर दिया। वह उन पर इतनी तेज और कड़क नजर से घूरा कि वे हिचकिचाने लगे। उन्हें इस बात की हैरानी हुई कि वह जितना बड्ढा दिख रहा था असल में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और विशाल था। तभी उनमें से एक ने अपने साथी को हिम्मत दिलाते हुए याद दिलाया कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि असल में हथियार उनके पास हैं। वे अपनी बंदूकें निकाल लाए। उनमें से एक ने सीना तानकर खुद को टेक्नोलॉजिया क्रू का सदस्य बताया और शेखी बघारी कि वह घरेलू बंदूकों का मास्टर है और जल्द ही क्रू का अगला नेता बनने वाला है। उसके साथ खड़ा विल्सन नाम का आदमी मुस्कुराया और खुद को क्रू का पेशेवर हत्यारा बताया, साथ ही अपनी परफेक्ट पिच की बात की। लेकिन जैसे ही वन आर्म एक भारी और सोच समझकर उठाए गए कदम के साथ आगे बढ़ा, उन दोनों की हिम्मत जवाब दे गई और वे डर के मारे चिल्लाने लगे। वे उसे रुकने के लिए चिल्लाए, उसे हाथ ऊपर उठाने को कहा और बदहवासी में एक दूसरे को जल्दी जल्दी गोली मारने के लिए उकसाने लगे। उसने गोली चलानी शुरू की, लेकिन डर के कारण सभी गोलियां चूक गईं और वन आर्म को एक खरोंच तक नहीं आई, जबकि वह लड़का तेजी से उनके करीब आता जा रहा था। विल्सन ने अपने साथी की घटिया निशानेबाजी की निंदा की, लेकिन उस आदमी ने सफाई दी कि एक जीते जागते इंसान पर गोली चलाना उतना आसान नहीं होता जितना उन्होंने सोचा था। इससे पहले कि विल्सन खुद ट्रिगर दबा पाता, वन आर्म इतनी तेजी से हिला कि उसने पलक झपकते ही हमलावर से बंदूक छीन ली और उसकी नोक सीधे विल्सन के सिर पर तान दी। विल्सन पूरी तरह जम सा गया और उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। वह वन आर्म की आंखों में देखता रहा जहां सिर्फ एक ठंडी और बेरहम नजर थी। विल्सन को उस लड़के की आंखों में तुरंत एक जानलेवा इरादा साफ दिख गया। उसे यकीन हो गया कि यह बंदा सच में ट्रिगर दबाने वाला था। जब उसने अपने साथी को मौत के मुंह में खड़ा देखा तो दूसरा आदमी डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगने लगा। उसने यहाँ तक वादा किया कि अगर उनकी जान बख्श दी जाए तो वह उल्टा लेट जाएगा या कुत्ते की तरह भौंकने भी लगेगा, और वह सच में पागलों की तरह भौंकने लगा जिसकी करुणामय आवाज उस सन्नाटे को भर रही थी। वन आर्म ने उस आदमी की हिम्मत तोड़ती और शर्मनाक हालत देख उसे तिरस्कार भरी आवाज में चुप रहने को कहा। कुछ वक्त बीता और नजारा पूरी तरह बदल चुका था। वन आर्म अब आराम से बैठा था जबकि विल्सन और उसका साथी जमीन पर घुटने टेके हुए थे। वे पूरी तरह पीटे हुए और दयनीय दिख रहे थे। फिर वन आर्म ने उनसे पूछा कि यह सप्लाई बॉक्स आखिर होता क्या है। अब विल्सन, जो थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, बोला कि वन आर्म सच में बहुत ताकतवर है, लेकिन यह हैरानी की बात है कि उसे सप्लाई बॉक्स के बारे में नहीं पता। उन्होंने विस्तार से बताया कि ये बॉक्स प्रशासन कार्यालय से आने वाले तोहफे की तरह होते हैं जिनमें ऐसे कल पुर्जे और सामान होते हैं जिनसे वे अपने हथियार बनाते हैं। विल्सन ने बताया कि ये बॉक्स ही इस इलाके में उनकी असली ताकत का जरिया थे, लेकिन ये बहुत कम मिलते थे। हर गांव के हिस्से में बस कुछ ही बॉक्स गिरते थे और अक्सर बड़े बॉस सारा कीमती सामान अपने लिए रख लेते थे। उसने यह भी खुलासा किया कि जहां वन आर्म अभी बैठा था वह एक ऐसा छुपा हुआ ड्रॉप पॉइंट था जिसके बारे में जोन के बड़े लीडर्स को भी जानकारी नहीं थी। इतना बड़ा और कीमती राज शेयर करने के बाद विल्सन ने वन आर्म को अपनी टेक्नोलॉजिया टीम में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन वन आर्म ने उन्हें बस घूरते हुए देखा क्योंकि उसका दिमाग तो केवल एक ही मकसद पर टिका था। उसने मासूमियत लेकिन गंभीरता से पूछा कि क्या उस बॉक्स में शकरकंद होते हैं। जब वे दोनों पुरुष थोड़े उलझन में दिखे तो उसने फिर से साफ करते हुए पूछा
पूछा कि क्या सप्लाई बॉक्स में कभी शकरकंद मिलते हैं। ये सुनकर वे दोनों हंस पड़े और समझाने लगे कि बॉक्स में कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अक्सर उनमें ऐसे बीज भी होते हैं जिनसे आप खुद अपनी फसल उगा सकते हैं। ये सुनते ही वन आर्म की दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। जब उन्हें यह बताया गया कि उन बीजों की मदद से हजारों शकरकंद उगाए जा सकते हैं तो उसकी आंखों में एक बचकानी और सच्ची खुशी चमक उठी। इस बीच दूसरी तरफ डांटे उस छोटे से शकरकंद को देख रहा था जिसे वन आर्म इतनी शिद्दत से चाहता था। डांटे ने खुले आसमान के नीचे खड़े होकर आवाज लगाई। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया कि जैसे एक बच्चा पहली बार चला हो, और पूछा कि क्या सच में वन आर्म ऐसा पत्थर दिल होगा जो अपने बच्चे शकरकंद की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखेगा। उसने जोर जोर से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हारून यह सब दूर से देख रहे थे और डांटे के बात करने के इस अजीब तरीके से काफी हैरान थे। डांटे ने उन्हें बताया कि वन आर्म की सुनने की शक्ति बहुत तेज है और वह सैकड़ों मीटर दूर की आवाजें भी आसानी से पकड़ सकता है, इसलिए अगर वह आसपास होता तो माफी जरूर सुन लेता। इस बात की सच्चाई जांचने के लिए हारून ने अपनी जेब से एक सर्जिकल चाकू निकाला। डॉक्टर ने धमकी दी कि अगर लड़का तुरंत सामने नहीं आया तो वह उस शकरकंद को मार देगा। वे दोनों काफी देर तक चुपचाप इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर को अब थोड़ा अजीब और शर्मिंदा महसूस होने लगा कि वह एक सब्जी को धमकी दे रहा है, और उसने सोचा कि शायद लड़के को शकरकंद उतना पसंद नहीं है जितना वे मानकर चल रहे थे। लेकिन डांटे ने तुरंत कहा कि ऐसा नहीं है। फिर डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि अगर लड़का नहीं आ रहा तो शायद वह कहीं बहुत दूर निकल गया है। जब वे यह सोच ही रहे थे कि कहीं वह कैंटीन में तो नहीं होगा, तभी हारून की नजर आसमान पर पड़ी। भारी कोहरे के बीच उन्हें आसमान में 3 हेलीकॉप्टर दिखाई दिए जो जैसे धुंध से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके रोटर हवा को बहुत जोर जोर से काट रहे थे। डांटे यह देखकर हैरान रह गया क्योंकि उसने उन्हें हेडक्वार्टर्स के वाहनों के रूप में पहचान लिया था। वह पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ा, मदद के लिए चिल्लाने लगा और SOS के इशारे करने लगा। हारून ने उसे बेवकूफ कहा क्योंकि इतनी ऊंचाई और धुंध में पायलट उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन फिर वे दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि उन्हें हेलीकॉप्टरों का पीछा करना चाहिए ताकि पता चल सके कि वे कहां जा रहे हैं। दौड़ते हुए डांटे ने गौर किया कि बाकी कैदी भी उसी दिशा में भाग रहे थे। वह इस बात से हैरान था कि बाकी सब लोग भी उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। तभी सीन वापस उस छुपे हुए ड्रॉप पॉइंट पर पहुंचा जहां टेक्नोलॉजिया की टीम इंतजार कर रही थी। हेलीकॉप्टरों को करीब आते देख वन आर्म उत्साह से भर गया। विल्सन और उसके साथी ने ड्रॉप का इशारा किया और जैसे ही ऊपर से बॉक्स छोड़ा गया, एक बड़ा पैराशूट खुल गया जिससे बॉक्स धीरे धीरे जमीन की ओर उतरने लगा। विल्सन मुस्कुराया, यह सोचकर कि यह सामान उन्हें आने वाली सर्दियों में गर्म रखेगा, पर तभी अचानक पूरा आसमान कौवों के झुंड से भर गया। वे पक्षी उस नीचे उतरते हुए डिब्बे के आसपास इकट्ठा हो गए, जिसे देखकर वन आर्म और उसके नए साथी दंग रह गए। उन कौवों ने मिलकर डिब्बे को एक दूसरी दिशा में धकेलना शुरू कर दिया। वन आर्म यह देखकर बुरी तरह नाराज हो गया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये पक्षी असल में उनकी सप्लाई चुरा रहे हैं। वे तुरंत धुंध के बीच उस डिब्बे के पीछे भागने लगे। आखिरकार वह सप्लाई बॉक्स एक दूसरी जगह जाकर गिरा जहां एक कौवा जीत के अंदाज में उसके ऊपर बैठ गया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि डिब्बा गिरने की आवाज सुनकर कई कैदी पहले ही वहां जमा हो चुके थे। डांटे और हारून भी हांफते हुए वहां पहुंचे। डांटे सोचने लगा कि इस बॉक्स के अंदर आखिर क्या कीमती चीज हो सकती है। तभी डॉक्टर ने कहा कि चूंकि यह सीधे प्रशासन से आया है, इसलिए इसमें शायद कोई एडवांस गियर या धुंध से बचने का सामान होगा। भीड़ के बीच फुसफुसाहट होने लगी कि इस इनाम को आखिर लेगा कौन। आमतौर पर ऐसी चीजों पर टॉवर का हक होता था, लेकिन चूंकि वह अब नष्ट हो चुका था, इसलिए वहां कोई लीडर या नियम साफ नहीं था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि सामान आपस में बांट लेना चाहिए, पर दूसरे लोग इतने ज्यादा लोगों में हिस्सा होने की बात सुनकर हंसने लगे। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया क्योंकि सबको समझ आ गया था कि यह बॉक्स सिर्फ उसी को मिलेगा जो अपनी ताकत से इसे पहले हथिया लेगा। अचानक एक आदमी जिसके गाल बहुत मुलायम और गोल मटोल थे, भीड़ से आगे बढ़ा और सबको शांत रहने को कहा। उसने ऐलान किया कि चाहे बॉस न हो, लेकिन नियम वही रहेंगे, यानी जो सबसे ताकतवर होगा वही बॉक्स ले जाएगा। उसने खुलेआम चुनौती दी कि कोई भी उससे भिड़ कर देख ले। उसके मासूम चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह इतना शक्तिशाली होगा, लेकिन वह सच में बहुत ताकतवर निकला, जिससे भीड़ सन्न रह गई। तभी एक और विशाल और मस्कुलर कैदी बाहर निकला जो अपनी मुट्ठियां तानकर लड़ाने को तैयार था। अब 4 बेहद ताकतवर लोग बॉक्स के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए और तय किया कि उनमें से सिर्फ एक विजेता होगा और बाकी सब हार मानेंगे। उन्हें अब किसी शिकायत की गुंजाइश नहीं छोड़नी थी। जंगल के उस खुले हिस्से के किनारे खड़े हारून सोच रहे थे कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है। तभी डांटे ने डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि उन्हें वह बॉक्स अपने साथ ले जाना चाहिए। हारून थोड़ा घबरा गए और पूछने लगे कि क्या डांटे सच में चाहते हैं कि वे उस भयानक झगड़े के बीच में कूदें। डांटे ने जोर देकर कहा कि उन्हें हर हाल में देखना होगा कि प्रशासन ने पीछे क्या छोड़ा है। जब डॉक्टर ने वहां मौजूद खतरनाक भीड़ की तरफ इशारा किया तो डांटे ने चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या वे इंट्रोवर्ट हैं। अपनी झिझक को पीछे छोड़ काम की अहमियत
अहमियत को समझते हुए हैरोन ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने खुद को शांत किया और उस खुली जगह में कदम रखा। उनके हाथ में एक सर्जिकल कैंची थी और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने वहां खड़े लड़ाकों से बहुत ही स्थिर और ठंडी आवाज में कहा कि अगर वे मरना नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ से हट जाएं। जैसे ही हैरोन आगे बढ़े, वहां मौजूद हर एक कैदी की नजरें उन पर टिक गईं। भीड़ में बड़बड़ाहट शुरू हो गई। सब उनकी डॉक्टर वाली कोट देखकर हैरान थे और सोच रहे थे कि ऐसा आदमी आखिर इस कत्लेआम वाले मैदान के बीच क्या कर रहा है। लोग सोच रहे थे कि उसने ऐसी पोशाक कहां से हासिल की होगी। डांटे ने डॉक्टर को बहुत ही गर्व और नई ऊर्जा के साथ देखा और जोर जोर से चिल्लाकर उनका उत्साह बढ़ाने लगा। बॉक्स के चारों तरफ खड़े उन 4 भारी भरकम आदमियों में से एक ने डॉक्टर का मजाक उड़ाया। उसने तंज कसते हुए कहा कि यह दुबला पतला सुंदर लड़का तो उनकी वजन की श्रेणी में भी नहीं आता और वह यहाँ मरने क्यों आया है। उसका साथी भी ठहाका मारकर हंसा और बोला कि यह नया आदमी कद में छोटा होने के बावजूद बहुत मर्दाना बर्ताव करने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर मासूमियत लिए उस मस्कुलर लड़के ने बहुत ही डरावनी आवाज में हैरोन की ओर देखा। उसने कहा कि अब कुल 5 लोग हो गए हैं और नंबर्स बराबर नहीं बैठ रहे, इसलिए उसने डॉक्टर को सीधे फाइनल में भेजने का ऑफर दिया, जो कि एक सीधी जानलेवा धमकी थी। लेकिन हैरोन बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने सबको घूरते हुए शांत भाव से कहा कि उन्हें नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता और उन सबको एक साथ हमला करने की चुनौती दे दी। वह मासूम दिखने वाला लड़का उनकी हिम्मत देखकर दंग रह गया और गुस्से में बोला कि वह सबसे पहले डॉक्टर का ही काम तमाम करेगा ताकि नंबर्स फिर से बराबर हो जाएं। वह आदमी तुरंत डॉक्टर की तरफ झपटा और एक बहुत ही जोरदार मुक्का उनकी ओर फेंका। हैरोन की नजरें अचानक बहुत पैनी हो गईं। उनकी आंखों में एक क्लिनिकल सटीकता आ गई, जैसे वे उस आदमी की खाल के अंदर तक देख पा रहे हों। उन्होंने बड़ी बारीकी से अपने विरोधी की नसों और खून के बहाव का निरीक्षण किया और भांप लिया कि उसके खून में धुंध की मात्रा बहुत कम थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस आदमी में कोई असली हुनर या तकनीक नहीं है, बस सुस्ती और बेकार का शरीर है। हैरोन ने बहुत ही सधे हुए और भारी कदम के साथ एक तरफ हटकर खुद को बचाया। उस मस्कुलर बंदे का मुक्का बस हवा को चीरता हुआ निकल गया और उसके शरीर के भारीपन के कारण वह अपना संतुलन खो बैठा। जैसे ही वह गिरने लगा, हैरोन ने पूरी ताकत और सटीक अंदाज में एक मुक्का सीधे उसके गाल पर जड़ा। प्रहार इतना घातक था कि उसके मुंह से खून की फुहार छूट गई और वह बच्चन जैसी शक्ल वाला फाइटर धूल में लुढ़कता हुआ काफी दूर तक फिसलता चला गया। वह दर्द के मारे रोने लगा और वहां मौजूद भीड़ इस अचानक हुए नतीजे को देखकर पूरी तरह सुन्न रह गई। बाकी के लड़ाके अब असहज महसूस करने लगे थे। एक ने अपने गिरे हुए साथी को कमजोर कहकर बात टालने की कोशिश की, जबकि दूसरा चिल्ला रहा था कि वजन का अंतर कोई मायने नहीं रखता। पर उनमें से जो सबसे विशाल आदमी था, उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी छाती फुलाई और गरजते हुए कहा कि वह डॉक्टर को दिखाएगा कि असली वजन का फर्क क्या होता है। जैसे ही वह हैरोन की तरफ बढ़ा, उसकी चाल और शरीर से ऐसा लग रहा था मानो उसका वजन अचानक 100 किलो और बढ़ गया हो। हैरोन ने उसे बहुत ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया कि इस आदमी को डिजेनरेटिव अर्थराइटिस की पुरानी बीमारी है। जैसे ही वह आदमी प्रहार करने के लिए करीब पहुंचा, डॉक्टर ने बिना देरी किए सीधे उसके पैर के जोड़ पर वार किया। जोड़ तुरंत अपनी जगह से निकल गया, जिससे वह भारी भरकम आदमी बिना किसी प्रतिरोध के धड़ाम से गिर पड़ा। हैरोन ने बहुत ही आराम से टिप्पणी की कि इस आदमी को सच में अपना वजन कम करना चाहिए, क्योंकि जोड़ों पर इतना दबाव ठीक नहीं है। बाकी बचे 2 लड़ाके अब बुरी तरह घबरा गए थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। हैरोन हंसते हुए बोले कि ये सब सिर्फ उनका वक्त बर्बाद कर रहे हैं और उन्होंने उन दोनों को एक साथ हमला करने को कहा। तब वे दोनों डर के मारे चिल्लाने लगे। वे अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। जब धूल आखिरकार थोड़ी शांत हुई तो चारों भारी भरकम लड़ाके जमीन पर बुरी तरह घायल और पस्त पड़े थे। दर्शक चकित रह गए कि यह पूरी लड़ाई इतनी जल्दी और एकतरफा खत्म हो गई। जैसे ही हैरोन वापस डांटे के पास पहुंचे, हमारा लड़का डांटे आगे बढ़ा और उस सप्लाई बॉक्स पर कब्जा कर लिया। वहां मौजूद लोगों को एक अजीब सी बेचैनी और खौफ महसूस होने लगा। उन्हें लगने लगा कि ये दोनों शायद उस खाली जगह को भर देंगे जो टॉवर के नष्ट होने के बाद बनी थी और वे स्टील एली के नए बॉस बन जाएंगे। कुछ लोगों ने तो उन्हें नया बॉस कहना भी शुरू कर दिया। चारों तरफ अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने टावर को गिराया था, जॉहेड टीम या हाउंड टीम। पर जैसे ही उन्होंने चश्मा पहने उन 2 लोगों को गौर से देखा तो कैदियों ने उन्हें पहचान लिया कि ये टीचर टीम के सदस्य हैं। भीड़ में एक गहरा डर फैल गया, लेकिन हैरोन ने उनकी तरफ कड़क आवाज में पूछा, क्या देख रहे हो? वे डर के मारे सिकुड़ गए जब डॉक्टर ने पूछा कि क्या अभी भी किसी को इस बॉक्स से कोई लेना देना है। उन्होंने फौरन मना कर दिया और स्वीकार किया कि अब से यह बॉक्स और पूरा स्टील एली टीचर टीम का है। हैरोन खुद इस बात पर थोड़ा हैरान रह गए। भले ही वे नाम से उन्हें नहीं जानते थे, पर एक आदमी जोर देकर कह रहा था कि डांटे ही असली मास्टर है, जिसने पूरब के सभी बॉसों का नामो निशान मिटा दिया था। डांटे को समझ आ गया कि उनके बारे में जो कहानियां सुनाई जा रही हैं
हैं वे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। फिर भी उसने सोचा कि अगर लोग उनसे डर रहे हैं तो यह उनके फायदे की ही बात है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ और भारी आवाज में बोला कि हाँ, वही वह मास्टर है जिसने सबको सजा दी है। भीड़ खौफ के मारे उसकी हर बात पर यकीन कर बैठी। डांटे मन ही मन मुस्कुराया, पर इससे पहले कि वह कुछ और कहता, एक आदमी ने गुहार लगाई। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और मदद के लिए रोने लगा। उसने बताया कि चूंकि अब उनका कोई बॉस नहीं है, इसलिए दूसरे इलाकों के लुटेरे स्टील एली में घुसकर लूटपाट मचा रहे हैं। उसने मास्टर भाइयों से विनती की कि वे सुरक्षा शुल्क के बदले उनकी रक्षा करें। डांटे को यह सुनकर एक गहरा धक्का लगा। सुरक्षा शुल्क शब्द सुनकर उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया और वह गहराई से सोचने लगा। यह तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए उसने एक सख्त चेहरा बनाया और पूछा कि एक निर्दयी बॉस होने के नाते वह उनकी मदद क्यों करेगा। उस आदमी ने कहा कि उनकी हालत बहुत खराब है, पर उन्हें अपनी सुरक्षा तो करनी ही होगी। अचानक डांटे की नजरें धुंधली होने लगीं। उसे एक पल के लिए अपने दिमाग में उन कैदियों की बहुत ही डरावनी और बेबस तस्वीरें दिखने लगीं। उसने उनकी उस हताशा और दर्द को महसूस किया जहां वे कह रहे थे कि उनके पास तो तन ढकने के लिए कंबल तक नहीं बचा है और अगर यह लूटपाट नहीं रुकी तो वे सर्दियों में मारे जाएंगे। डांटे अभी इस अजीब एहसास को समझ ही रहा था कि तभी एक बहुत तेज धमाके की आवाज गूंजी। सब चौंक कर मुड़े और समझ गए कि यह गोली चलने की आवाज थी। विल्सन और उसकी टेक्नोलॉजिया टीम के साथी हथियार लहराते हुए मुस्कुराते हुए सामने आए। विल्सन ने सोचा कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि सप्लाई बॉक्स एक ऐसे मामूली इलाके में गिरा जहां कोई बॉस नहीं था। कैदी डर के मारे चिल्लाने लगे क्योंकि ये वही गुंडे थे जो अक्सर लोगों को लूटते और धमकाते थे। डांटे ने उन बंदूकों को बहुत ही हैरानी और गौर से देखा। टेक्नोलॉजिया क्रू ने आदेश दिया कि सब अपने हाथ ऊपर कर लें क्योंकि वह बॉक्स अब उनका है, चाहे वह कहीं भी गिरा हो। जब एक कैदी ने तर्क दिया कि यह हेलीकॉप्टर ने गिराया था तो विल्सन ने उसे चुप कराते हुए पेट में गोली मारने की धमकी दी। उन्होंने अपनी बंदूकें हारून की तरफ तान दी। हारून ने उन्हें बहुत ही ठंडी नजरों से घूरा, लेकिन तभी डांटे ने उनकी शर्ट पकड़कर उन्हें रोका और फुसफुसाते हुए कहा कि एक मिनट रुको। डांटे ने दावा किया कि वे लोग गोली नहीं चला सकते, जैसे उसे उनकी कोई बड़ी चाल समझ आ गई हो। उसकी नजरों में वे बंदूकधारी किसी कमजोर घोंघे की तरह थे जो बस भीड़ को बेवकूफ बना रहे थे। हारून ने पूछा कि क्या उसे यकीन है। डांटे जवाब देता, उससे पहले ही डॉक्टर पूरी तेजी से टेक्नोलॉजिया टीम की तरफ दौड़ पड़े। डांटे ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर डॉक्टर तो जैसे ओझल हो गए थे। बंदूकधारी डर से कांपने लगे और चिल्लाए कि वे फायर कर रहे हैं, पर डॉक्टर ने उनकी चेतावनी की कोई परवाह नहीं की। हालात बिगड़ते देख डांटे डर के मारे चीख पड़ा। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था। टेक्नोलॉजिया के लोग ट्रिगर दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन खौफ के कारण उनके हाथ पूरी तरह जम गए थे। वे सिर्फ हथियारों का दिखावा करना जानते थे, उनमें असल में किसी की जान लेने का जिगरा नहीं था। जैसे ही वे गोली चलाने वाले थे, हारून उन पर बिजली की तरह टूटे और पल भर में सबको जमीन पर लिटा दिया। बंदूकें उनके हाथों से छिटक कर दूर जा गिरीं। डॉक्टर ने विल्सन की बंदूक को लात मारकर दूर फेंका और सोचा कि ये बेवकूफ सच में हथियार चलाना नहीं जानते। फिर उन्होंने डांटे की ओर देखा और सवाल किया कि उसे पहले ही कैसे पता चल गया था कि वे गोलियां नहीं चला पाएंगे। पीछे खड़ा डांटे अभी भी डर से कांप रहा था और उसका दिमाग उलझा हुआ था। उसने डॉक्टर को बस इतना कहा कि उसे बस अंदर से ऐसा महसूस हुआ था। उसे लगा कि उसकी आंखें अभी भी कुछ अजीब तरह से काम कर रही हैं, जिसे वह खुद नहीं समझ पा रहा था। जमीन पर पड़ा विल्सन अब बुरी तरह चिल्लाकर अपने असली बॉस को मदद के लिए बुलाने लगा। हारून ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, पर उन्हें कोई बॉस नहीं दिखा। दरअसल पास ही एक ड्रम के पीछे छिपा हुआ वन आर्म उस पूरे मंजर को चुपचाप देख रहा था। जब टेक्नोलॉजिया की टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उनका तथाकथित बॉस खुद अपनी असुरक्षाओं के पीछे दुबका हुआ था और कहीं छिप गया था। विल्सन की आवाज उस घनी धुंध में लगातार गूंज रही थी। वह बेकरारी से अपने नेता को पुकार रहा था, हारून की सटीकता और डांटे की डरावनी मौजूदगी से बचा सके। डांटे और डॉक्टर दोनों ही इस बात को लेकर उत्सुक थे कि ये लोग आखिर किस शख्स को अपना लीडर मानते हैं। जैसे जैसे वह पुकार गूंजती रही, सीन अचानक बदल गया।